Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848, यानी कि क्रांतियों के का वो समय जो 1830 से शुरू हुआ और 1848 तक उसमें क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में हम बात करेंगे। पर इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पार्ट 5 से पहले के वीडियो यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक मौजूद हैं। आप वहां जाकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के सभी वीडियोस को देख सकते हैं फॉर द कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो चलिए बात करते हैं यूरोप में क्रांतियों के युग के बारे में जो 1830 से 1848 तक चलता है। देखा जाए तो 1848 तक नहीं बल्कि ये आगे तक चला, मगर 1830 से 1848 तक कुछ बहुत ही बड़े और प्रोमिनेंट बदलाव जो है यूरोप के अंदर आए। इसी वजह से ये साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक फास्ट रिकैप पिछले लेक्चर का कर देना चाहता हूं, जिसमें मैंने आपको 1815 तक के हालात के बारे में बता दिया था। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि किस तरह से नेपोलियन जो है वो राजा बनता है 1801 के दौरान, और किस तरह से 1814 में नेपोलियन की हार होती है कई जॉइंट पावर्स के द्वारा, और किस तरह से 1815 में जो है ट्रीटी ऑफ वियना डिसाइड होती है उन्हीं बड़ी मेजर यूरोपियन पावर्स में, और क्या क्या उसकी कंडीशंस थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन सुपर पावर्स की जो कंजर्वेटिव रेजिम है, वो कंजर्वेटिव रेजिम किस तरह से ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम को रिस्टोर करना चाहती है यूरोप के अंदर, वो मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये सभी सुपर पावर्स अब किसी भी तरह का बैकलैश या किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म रेवोल्यूशनरीज के द्वारा देखना नहीं चाहती है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय रेवोल्यूशनरीज लगभग पूरे यूरोप के अंदर ही इनको बहुत जबरदस्त डैमेज दे चुके थे, तो अब ये कॉशियस होकर आगे चलना चाह रहे थे। बहरहाल आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद में क्या होता है। 1815 के बाद में जब ये कंजर्वेटिव रेजिम्स जो हैं वो एक आयरन फीस्ट से रेवोल्यूशनरीज के साथ में जब डील कर रही हैं, तो क्या रेवोल्यूशनरीज यहां रुक जाते हैं? जी नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। रेवोल्यूशनरीज रुकने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, मगर वो अपना रेवोल्यूशन रुकने नहीं देते हैं। रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड ही लोगों को रिक्रूट करते हैं, यानी कि उन्हें अपने इस रेवोल्यूशन से जोड़ते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और रेवोल्यूशन को जारी रखते हैं, जिसका एक जबरदस्त परिणाम उन्हें देखने को मिलता है 1830 के अंदर। फ्रांस एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लाइमलाइट में है। 1830 में फ्रांस के अंदर होता है जुलाई रेवोल्यूशन, जो जुलाई में शुरू होता है, इसीलिए उसका नाम जुलाई रेवोल्यूशन दिया गया। इस रेवोल्यूशन में 1815 के बाद कंजर्वेटिव रेजिम्स द्वारा बिठाए गए फ्रांस के बर्बन रूलर लुइस 18 को हटा दिया जाता है और इसे हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है फ्रांस के लिबरल नेशनलिस्ट स्टैब्लिश करते हैं, जिसका हेड बनाया जाता है लुइस फिलिप को। बहरहाल इसके बारे में आगे बात करेंगे, मगर हम सबसे पहले जानेंगे एक कहावत, एक बात जो मिस्टर ड्यूक मेटरनिच ने कही थी, और ये इस बात का बड़ा गूढ़ रहस्य भी है। मिस्टर ड्यूक मेटरनिच कौन थे? ड्यूक मेटरनिच का जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था। ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर हैं, जो वियना की जो मीटिंग है वो इन्हीं ने होस्ट की थी। मिस्टर ड्यूक मेटरनिच का कहना था कि इफ फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर इसकी शाब्दिक अर्थ को लें तो इसका मतलब होता है कि अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाएगा। लेकिन इसका भावार्थ क्या है ये समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर फ्रांस में कोई भी बदलाव आता है किसी भी तरह का, तो उसका असर पूरे यूरोप पर देखा जाता है। इसका बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं। खैर, तो मिस्टर ड्यूक मेटरनिच के विचार जो है बिल्कुल सही भी थे कि फ्रेंच हम पूरे नेशनलिज्म का जो सेंटर पॉइंट है वो फ्रांस को मान के चल रहे हैं। फ्रांस से ही शुरुआत हो रही है नेशनलिज्म की, यही इसका अपने आप में सबसे बड़ा एग्जांपल है। बट इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ एग्जांपल है जो उस समय हुई चीजें। हम बात करेंगे ब्रसेल्स के बारे में, जो ब्रसेल्स में भी एक रेवोल्यूशन हुआ। ब्रसेल्स आज बेल्जियम की राजधानी है। ब्रसेल्स में हुए उस रेवोल्यूशन ने पूरे बेल्जियम को नेदरलैंड्स के एम्पायर से आजादी दिलाई थी। ये इस जुलाई रेवोल्यूशन के बाद में ही हुआ।
बिल्कुल इसी की तर्ज के ऊपर। इसके अलावा ग्रीस को भी आजादी मिल गई ऑटोमन एम्पायर से 1832 में। एक बार फिर जो जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में हुआ, इसी की तर्ज के ऊपर ग्रीस में भी रेवोल्यूशन जारी था और उसका भी उन्हें एक सुखद फल मिलता है 1832 में, और उन्हें ऑटोमन एम्पायर से आजादी मिल जाती है। हालांकि ग्रीस का जो रेवोल्यूशन है वो 1824 से ही जारी था, मगर एक बार फिर फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज एक तरह से पूरे यूरोप के रेवोल्यूशनरीज को गाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि लुईस 17 कौन था, क्योंकि लुईस 16 को तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत में ही एग्जीक्यूट कर दिया गया था और 1830 की जुलाई रेवोल्यूशन में लुईस 18 को भी राजगद्दी से उतार दिया गया था फ्रांस की। तो फिर ये लुईस 17 था कौन और ये कब राजा बना, ये बीच में आया कब, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग के बारे में। रोमांटिक इमेजिनेशन, ये रोमांटिक इमेजिनेशन बेसिकली थी क्या? तो पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स ज्यादा एक्साइटेड ना हो, ये जो रोमांटिसिज्म है ये आपके रोमांटिसिज्म से थोड़ा अलग है, तो आपको इसमें ज्यादा एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये रोमांटिसिज्म भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप प्लीज इस पे ध्यान दें। रोमांटिक इमेजिनेशन थी क्या? बेसिकली आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सबको टूल्स बनाया गया, इन सबको टूल बनाया गया नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए या उसे जगाने के लिए लोगों के अंदर। इसका जिक्र मैं पहले लेक्चर में भी कर चुका हूं, मैं आपको उसमें नेशनलिज्म के टूल्स बता चुका हूं, जिनमें से ये भी एक टूल था। बहरहाल आगे बात करते हैं। तो इस टूल का इस्तेमाल कर कौन रहा था, बेसिकली इसे यूज कौन कर रहा था? तो इसका जवाब है कि उस समय के जो रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, रोमांटिक फिलोसोफर्स जो थे, वो इस टूल का बेसिकली इस्तेमाल कर रहे थे। ये रोमांटिसिज्म के वे में नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे। रोमांटिसिज्म जो है इनका था क्या? इनके रोमांटिसिज्म का मतलब था एक्सप्रेशन ऑफ लव टुवर्ड्स नेशन, यानी कि अपने देश के लिए प्रेम की भावना, हर तरह से देश के लिए प्रेम दिखाना ही रोमांटिसिज्म था उन फ्रेंच आर्टिस्ट के हिसाब से। हालांकि ये जो रोमांटिक फ्रेंच आर्टिस्ट ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, ये साइंटिफिक लॉजिक को कम ही पसंद किया करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से साइंटिफिक लॉजिक का जबरदस्त ग्लोरिफिकेशन उस समय हुआ, जो इन्हें ज्यादा पसंद नहीं था। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि प्रेम और तर्क के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। तो बेसिकली ये सभी जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, ये किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करते थे, किस चीज पे ज्यादा प्रेशर डालते थे? ये लड़ने के बजाय दूसरे तरीकों में ज्यादा यकीन करते थे नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो वो दूसरे तरीके थे इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इन सब चीजों को जो है एक नेशन का बेसिस मानते थे, जो कि है भी। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप ये बहुत ढंग से समझते होंगे कि भावनाओं का और राष्ट्रवाद का कितना गहरा नाता है। खैर, इसमें अगर आगे बात करें तो मैं 3 बड़े एग्जाम्पल दूंगा और मैं आपको ये टेक्निकली समझाऊंगा कि किस तरह से इन फीलिंग्स को लोगों की सिंपैथी या उन्हें इस नेशनलिज्म के साथ जोड़ने में इन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया इन सभी टूल्स को, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जिसमें पहला एग्जाम्पल है मिस्टर यूजिन डेलाक्रोइक्स की पेंटिंग का। यूजिन डेलाक्रोइक्स ने 1824 में द मैसेकर ऑफ कियोस को पेंट किया था। द मैसेकर ऑफ कियोस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ग्रीस के लोगों के मारे जाने के बारे में है। टर्क्स ने ग्रीस के लोगों की हत्याएं की थी। कियोस एक जगह का नाम है, वहीं पे इन्होंने ये हत्याएं की थी और उन हत्याओं को जो फ्रेंच पेंटर है मिस्टर यूजिन डेलाक्रोइक्स, इन्होंने पेंट किया ताकि इनके थ्रू ये पूरे यूरोप की सिंपैथी ग्रीस के लिए गेन कर पाए। इससे से ज्यादा लोग ग्रीस के रेवोल्यूशन के साथ जुड़ जाएंगे और उससे उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो इन्होंने सपोर्ट के लिए इस पेंटिंग को बना दिया और ये बहुत अच्छा तरीका था। आप कहेंगे कि सर ये किस तरह का रोमांटिसिज्म है जिसके अंदर ये जो है मारने काटने की जो पेंटिंग्स है वो बना रहे हैं। तो यही था वो रोमांटिसिज्म, यही था वो भावनात्मक जुड़ाव जिसके लिए ये पेंटिंग को पेंट किया गया था। बहरहाल हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो है जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड का। जॉन गॉटफ्राइड का कहना था कि अगर जर्मन कल्चर को ढूंढना है तो एम्पायर्स के पास नहीं मिलेगा, कॉमन लोगों के पास चाहिए, आम लोगों के पास जाइए। उनके फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, फोक स्टोरीज, इन सभी में आपको जर्मनी का जो ओल्ड कल्चर है वो मिल जाएगा आराम से। तो आप वहां जाकर ढूंढिए। इससे लोग आपस में जुड़ रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल जो मैं लूंगा वो है ग्रिम्स फेरी टेल्स का। ग्रिम्स फेरी टेल्स क्या है? देखिए, ग्रिम जो थे वो 2 भाई थे।
ये दोनों भाई भी एक तरह से राष्ट्रवादी थे और क्रांतिकारी थे। इन्होंने यही रोमांटिसिज्म का सॉफ्ट तरीका चुना अपना राष्ट्रवाद फैलाने के लिए, और इसके लिए ये 6 साल तक पूरे जर्मनी में घूमते रहे ताकि जर्मनी के पूरे कल्चर को ये कलेक्ट कर सके। जर्मनी की सभी कल्चरल वैल्यूज को, उस हेरिटेज को जो उन कहानियों में मिलती थी, फोक डांसेस में मिलती थी, फोक स्टोरीज में मिलती थी, फोक म्यूजिक में मिलती थी, उन सभी को इन दोनों भाइयों ने इकट्ठा किया 6 साल तक पूरे जर्मनी में घूमकर, और इन्हें कंपाइल करके किताबों के अंदर इन्होंने पब्लिश किया, और उन किताबों को ही कंबाइंडली हम ग्रिम्स फेरी टेल्स कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक जर्मन डिक्शनरी को भी जो है पब्लिश किया। तो स्टूडेंट्स, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म थ्रू सॉफ्ट मीन्स और थ्रू रोमांटिसिज्म में आगे हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टूल लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट टूल रही है, चाहे किसी भी तरह का रेवोल्यूशन हो, चाहे भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम बात करेंगे इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के बारे में। बेसिकली वर्नाकुलर लैंग्वेज होती क्या है? लोकल डायलेक्ट को ही वर्नाकुलर बोलते हैं। लोकल डायलेक्ट यानी कि आम भाषा, आम जनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को ही वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब आप आम लोगों को अपने किसी बड़े मकसद से जोड़ना चाहते हैं, और उस समय बड़ा मकसद था रेवोल्यूशन, जो नेशनलिज्म के लिए सभी देशों में जारी था। तो इस बड़े मकसद से आम लोगों को, कॉमन लोगों को जोड़ने के लिए उनकी कॉमन भाषा को इससे जोड़ना अत्यंत आवश्यक था, और यही काम तब के जो लिबरल नेशनलिस्ट्स हैं उन्होंने किया भी। उन्होंने लोकल भाषाओं का इस्तेमाल जो है अपने नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, नेशनलिस्टिक मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया इन भाषाओं का। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है पोलैंड। देखिए 1815 के बाद में ये जो ग्रेट यूरोपियन नेशंस थे जैसे रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इन नेशंस ने जो छोटी कंट्रीज थी इनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना भी शुरू कर दिया। रशिया की बहुत लंबे समय से पोलैंड के ऊपर नजर थी, वो पोलैंड को अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाना चाहता था, और 1815 के बाद में रशिया को वो मौका भी मिल गया और उन्होंने पोलैंड के अधिकतर टेरिटरी को जो है वो अपने टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। इसी के अंदर उन्होंने आगे जाके इसमें जो पॉलिश लैंग्वेज जो है, जो कि उनकी लोकल डायलेक्ट या उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, उस पॉलिश लैंग्वेज को रशियंस ने कुचलने का प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि पॉलिश का जो यूज है उसे ऑलमोस्ट बैन कर दिया पूरे पोलैंड के अंदर। स्कूल्स के अंदर जो पॉलिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी उसे भी बंद कर दिया गया। ज्यादातर जो साइन बोर्ड्स थे उन जो पॉलिश लैंग्वेज में लिखे हुए थे उन्हें बदलकर रशियन में कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे पोलैंड के अंदर अब रशियन लैंग्वेज ही चले, ताकि पोलैंड को रशिया का हिस्सा बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। मगर पोलैंड के जो लोग थे वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध भी किया। इसी विरोध के चलते 1831 में एक जबरदस्त आर्म रिबेलियन भी पॉलिश लोगों ने किया, हालांकि उसे बहुत ही ब्रूटली रशिया ने कुचल दिया। पोलैंड के लोग जानबूझकर चर्चेस के अंदर पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे। पॉलिश लैंग्वेज के अंदर स्टोरी राइटिंग या फिर पोएम्स, सॉन्ग्स, इन सब का लिखा जाना शुरू होने लगा। एक तरह से पॉलिश लैंग्वेज पोलैंड के अंदर रेवोल्यूशन का सिंबल बन गई। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 1830 के इकोनॉमिक हालात के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि 1830s का जो टाइम था वो रेवोल्यूशन का टाइम था, आंदोलन का समय था। तो उस समय के इकोनॉमिक हालात कैसे थे ये भी हमें जानना जरूरी है। हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उस समय लोग सर्वाइव कैसे कर रहे थे, वो अपनी आजीविका कैसे कमा रहे थे, क्या उस समय पूरे रोजगार के साधन थे यानी कि एम्प्लॉयमेंट पूरा था, क्या उस समय लोगों के पास में खाने को पूरा था। तो हम इन सब सवालों के जवाब अब जानेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। पॉपुलर रिवोल्ट बोल के इसे एक तंज कसा हुआ है कि पॉपुलर जो रिवोल्ट है उसके बारे में हम सभी बात कर रहे हैं, लेकिन हम तब की हंगर और हार्डशिप के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। हंगर और हार्डशिप से मतलब ये था कि 1830 का जो वक्त था वो एज ऑफ रेवोल्यूशन होने के साथ साथ बैड इकोनॉमिक हेल्थ का भी समय था। बैड इकोनॉमिक हेल्थ से मतलब यह है कि इकोनॉमिक कंडीशंस किसी भी कंट्री की, यूरोप की, सही नहीं थी। बहुत ही जबरदस्त किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था। बहुत एक तरह से बैड हार्वेस्ट यानी कि खराब फसल होने की वजह से भुखमरी भी फैल गई थी वहां पे। तो हालात बड़े ही खस्ता थे। तो पूरा यूरोप जो है वो दो भागों में बटा हुआ था। अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहां पे ज्यादातर रिपब्लिक नेशंस थे, लेकिन अगर हम इसी के साथ ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहां पे ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो मोनार्कियल रेजिम्स के अंडर जो है सर्वाइव कर रही थी।
रिपब्लिक नेशंस के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अगर हम मोनार्कियल रेजिम्स के बारे में बात करें तो इन बुरे इकोनॉमिक हालात के दौरान भी मोनार्कियल रेजिम्स अपना जो एंजॉयमेंट है वो बंद नहीं कर रही थी, और उनके इस एंजॉयमेंट का सारा वजन जो पड़ा हुआ था वो पड़ा था लोअर क्लास के ऊपर, यानी कि पीजेंट या फार्मर क्लास। ये लैंडलेस लेबरर्स थे और फ्यूडल्स के टैक्सेस और ड्यूज के तले दबे जा रहे थे, तो इनके हालात वाकई में बहुत दयनीय थे। ये लोग आवाज भी नहीं उठा सकते थे मोनार्कियल रेजिम्स के खिलाफ, क्योंकि मोनार्कियल रेजिम्स जो है वो किसी को भी जवाबदेह नहीं थी, किसी को भी अकाउंटेबल नहीं थी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम वेस्टर्न यूरोप के बारे में बात करें तो वहां पे रिपब्लिक नेशंस थे, जैसे कि फ्रांस। 1830 जुलाई रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस ने जो है एक असेंबली एस्टैब्लिश की थी जिसमें मोनार्कियल हेड थे और कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद था। तो फ्रांस से ही एक बार फिर से ये कहानी शुरू होती है। देखिए, पूरे नेशनलिज्म के अंदर जो फ्रांस है वो लाइमलाइट में बना हुआ है, वो सेंटर पॉइंट बना हुआ है, और एक बार फिर से जो बदलाव आ रहा है उसके भी केंद्र में फ्रांस ही है। फ्रांस के लोगों ने असेंबली के बाहर जाके धरना देना शुरू किया और जबरदस्त आंदोलन किया, और क्योंकि फ्रांस की हिस्ट्री सभी जानते हैं कि वो ब्लड शेड भी करने में पीछे नहीं हटते हैं गुस्सा आने के बाद, तो लुइस फिलिप को ये सही लगा कि यहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि लुइस फिलिप की गवर्नमेंट जो थी वो एक तरह से करप्ट भी हो चली थी। तो फ्रांस में भी जबरदस्त किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था, लोगों के पास रोजगार नहीं था और भुखमरी भी धीरे धीरे फैलती जा रही थी। लुइस फिलिप के भागने के बाद में सारी की सारी जिम्मेदारी फ्रांस की नेशनल असेंबली के ऊपर आ जाती है। नेशनल असेंबली प्रेशर के अंदर एक नया फैसला ले लेती है, और इस नए फैसले के तहत वो फ्रांस के सभी मेल कैंडिडेट जो 21 साल की उम्र से ज्यादा हैं, उन सभी को सफरेज राइट्स देना कबूल कर लेती है। सफरेज राइट से मतलब यह है कि उन्हें वोटिंग का अधिकार जो है फ्रेंच गवर्नमेंट उस समय की दे देती है। इसमें अभी भी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि वुमेन्स को जो सफरेज राइट्स है वो अभी भी नहीं दिए गए हैं, ये सिर्फ मेल्स के लिए थे। इसी के साथ साथ फ्रेंच गवर्नमेंट या फ्रेंच असेंबली जो है वो राइट टू वर्क भी डिसाइड करती है लोगों के लिए। लोगों को खुश करने के लिए वो कहती है कि हम काम आपको अधिकार के तौर पे देंगे एकदम, यानी कि काम आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, ताकि वो अपनी जान बचा सके। बहरहाल ये फ्रांस के हालात थे उस समय के। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा सिलीसिया की तरफ भी। उस समय के हालात को समझने के लिए सिलीसिया का जो वीवर्स का रिवोल्ट है 1845 का, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हुआ ये करता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स रॉ मटेरियल जो है गांवों के अंदर रह रही जो जॉइंट फैमिलीज है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे, जैसे ऊन या धागा या कपड़ा, और उस रॉ मटेरियल से वो फैमिलीज मिलकर काम करती थी और फाइनल गुड्स तैयार करती थी, यानी कि फाइनल टेक्सटाइल जो पहनने योग्य होता था उसे प्रिपेयर करती थी। ये टेक्सटाइल वो वापस से कॉन्ट्रैक्टर को बेचती थी अच्छे दामों पे, और अपने परिवार का लालन पालन तो करते ही थे और कॉन्ट्रैक्टर का भी इससे काम हो जाया करता था। मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद से हैंडलूम्स का दौर जाता सा रहा और पावर लूम्स एग्जिस्टेंस में आ गए। पावर लूम्स के आने की वजह से सस्ता टेक्सटाइल प्रिपेयर होने लगा, और इससे सबसे भारी भरकम नुकसान हुआ वीवर्स को। और क्योंकि 1830 का दौर एक बैड इकोनॉमिक हेल्थ का दौर था, इसमें उनको डबल मार झेलनी पड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की, और इसी का फायदा उठाने लगे कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो फिनिश्ड गुड्स, जो कि वो फाइनल गुड्स बना के जो वीवर्स देते थे, उनके दामों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से घटा दिया, यानी कि उनके पेमेंट्स को कम कर दिया। इससे बहुत ही जबरदस्त धक्का पहुंचा वीवर्स की कमाई को, और इससे वो बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इस कंडीशन को पूरी तरह भुना रहे थे, पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। खैर, व्यूअर्स का गुस्सा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि 1845 में उन्होंने इन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक भारी भरकम आंदोलन छेड़ दिया। तो आइए इस रेवोल्यूशन के साथ में बढ़ते हैं 1848 की तरफ, जब ये रेवोल्यूशन एक नए फेज में एंटर कर रहा है, जहां पे इसे लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड कर रही है। लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास को इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, आप चाहें तो वहां जाकर एक बार फिर से देख सकते हैं। खैर, अगर यहां से हम आगे बात करें तो लगभग सभी नेशंस में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न यूरोप के नेशंस में, ये लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास ढंग से फैल चुकी है। और अब ये लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रही है, वो एक नेशनल असेंबली की डिमांड करती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिमांड करती है, यूनिफिकेशन की डिमांड करती है, ताकि लोगों को सोशल जस्टिस मिल सके।
लोग अधिकारों के साथ में रह सकें। वो अब किसी भी तरह की मोनार्कियल व्यवस्था के अंडर रहना नहीं चाहते हैं, जो कि किसी भी सिटीजन के लिए जिम्मेदार नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है किसी को भी। तो इसी दौर में जो है ये डिमांड शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशन की और यूनिफिकेशन की। अगर मेनली मैं बात करूं तो इसमें पोलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सभी वो मेजर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन की और यूनिफिकेशन की डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और इनमें सबसे आगे था जर्मनी। जर्मनी की जो लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जर्मनी के जो फिलोसोफर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को कल्चरल वैल्यूज के थ्रू अपने साथ जोड़ने में, और उनकी मेहनत एक तरह से रंग भी लाई जब वहां की जो एक क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फैल गई। वो इतनी बड़ी हुई कि वहां के एम्पायर्स उसके सामने छोटे लगने लगे। एम्पायर्स को ये चीज दिख चुकी थी कि अब इनको काबू करना उतना आसान नहीं है। ऐसे में जर्मनी की जो लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास है, इसने डिसाइड किया कि अब हमें एक नेशनल असेंबली चाहिए जहां पे हम लोगों के भविष्यों का फैसला कर सकें। और उन्होंने वो असेंबली बनाई भी, और उसको बनाने के बाद में उन्होंने इनवाइट किया फ्रेडरिक विलियम फोर को, जो कि उस समय के प्रूशियन रूलर थे। ये इनको अपना मोनार्कियल हेड नियुक्त करना चाहते थे, मगर फ्रेडरिक विलियम फोर ने इस इन्विटेशन को पूरी तरह से नकार दिया, इसे इग्नोर कर दिया। वो इस नेशनल असेंबली के बिल्कुल खिलाफ थे, और बिल्कुल रीजन इसका साफ था, क्योंकि नेशनल असेंबली के आने से उनके अधिकार कम हो रहे थे, तो वो उसके खिलाफ होने ही थे। बहरहाल नेशनल असेंबली में उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो तकरीबन नंबर में 831 थे, 831 थे, वो अंदर जाकर बैठे। इनकी पहली मीटिंग जो शुरुआत होती है वो होती है सेंट पॉल चर्च से, क्योंकि इनके पास में इनकी खुद की बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। सेंट पॉल चर्च में इन्होंने नेशनल असेंबली को बिठाया और वहीं पे इन्होंने अपने प्रोसेशन शुरू किए। कुछ समय के बाद में देखने में आता है कि नेशनल असेंबली करप्ट होती चली गई। ये अपने उस रास्ते से भटक गई जिस रास्ते को तय करने के लिए ये तैयार हुई थी। खैर, इसकी वजह से लोगों ने भी इसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का भरोसा इस नेशनल असेंबली ने पूरी तरह खो दिया। और यही मौका प्रूशिया ने नहीं चूका। प्रूशिया ने अपने ट्रूप्स को यहां पर भेजा, और उन ट्रूप्स ने इस नेशनल असेंबली को पूरी तरह बैन कर दिया और इन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो फ्रैंकफर्ट में बनी इस जर्मन नेशनल असेंबली के साथ जुड़ी है। असल में ये कंट्रोवर्सी और कुछ नहीं बल्कि महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को लेकर थी, यानी कि फीमेल्स के पॉलिटिकल राइट्स को लेकर थी। ये पॉलिटिकल राइट्स क्या थे? अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो पहला पॉलिटिकल राइट जो फीमेल्स का बनता था वो था सफरेज का राइट, यानी कि वोट देने का अधिकार, जो कि अभी भी फीमेल्स के पास में नहीं था। न सिर्फ वोट देने का अधिकार बल्कि चुनाव में पार्टिसिपेट करने का भी इन्हें कोई राइट नहीं था। जबकि फीमेल्स ने पूरे रेवोल्यूशन के दौरान बढ़ चढ़कर बराबरी से, मेल्स के बराबरी से हिस्सा लिया। पूरे रेवोल्यूशन में सभी एक्टिविटीज में ये हिस्सेदार रही, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें राइट्स नहीं दिए गए। इन्होंने अपने खुद के न्यूज़पेपर्स भी चलाए, खुद की ऑर्गेनाइजेशंस भी चलाई, और इन्होंने हर तरह से रेवोल्यूशन को सपोर्ट दिया। मगर रेवोल्यूशन के अंत में, या फिर यूं कहें कि इस जर्मन नेशनल असेंबली में इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ सिवाय केवल एक स्टेटस के, जो कि था ऑब्जर्वर का स्टेटस। ऑब्जर्वर का मतलब यह है कि आप केवल असेंबली को, उस सदन को कार्यवाही करते हुए देख सकते हैं, मगर आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आप केवल जर्मन असेंबली के विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर उस पूरी असेंबली को चलते हुए देख सकते हैं, आपका उसके अंदर राइट नहीं है। इनके अधिकारों की और इनकी इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो एक इलेक्टेड जर्मन जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका नाम था कार्ल वेकर। उन्होंने बहुत ही घटिया मानसिकता, मैं कहना चाहूंगा बहुत ही नैरो माइंडेडनेस के साथ में विमेन के राइट्स को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि विमेन और जो मेन है वो दोनों अलग होते हैं। वो तो हमें भी मालूम है कि वो अलग होते हैं, मगर सिर्फ वो ही अलग नहीं होते, उनके राइट्स भी अलग होते हैं। औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए और बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने के लिए बनी है, जबकि मर्द जो है वो स्ट्रांग है, बोल्ड है और फ्री रहने के लिए बना है। औरतों की आजादी केवल घर के अंदर ही सीमित है, उन चार दीवारियों के अंदर, जबकि मर्द की आजादी बाहर निकलकर काम करने में और घूमने में है। ऐसा उनका मानना था। वो ये भी मानते थे कि औरतें कमजोर होती है और मर्द ताकतवर होते हैं, इसलिए औरतों को किसी भी तरह की लीडरशिप में लेना खतरनाक हो सकता है। इससे समाज का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, फैमिली की डिग्निटी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए औरतों का घर के बाहर आना, चार दीवारी के बाहर आकर इस तरह के असेंबलीज में हिस्सा लेना सही नहीं है। इतने महान विचार उनके थे। तो इस तरह के अगर लोग वहां पे होंगे तो औरतों को उनके अधिकार मिलना वाकई में बहुत मुश्किल है।
सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन डाउट्स को आप हमारे ऑफिशियल मेल आईडी के ऊपर मेल करके भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा मेरे इस लेक्चर के डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स 1 से 2 दिन में इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप चाहें तो इन डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए ये सपोर्ट बिल्कुल मुफ्त में हो जाएगा। महज आपके उंगलियों के कुछ इशारों की जरूरत है। आप अपने उंगलियों के इन इशारों से हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, इन्हें शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।